हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएससी सीजन मेंस 2023 के इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे और उसमें भी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। ये पेपर अभी लास्ट वीक अक्टूबर 26 को हुआ है। नए पैटर्न के हिसाब से अब ना मेंस में 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ रहे हैं। इस बार इन 45 क्वेश्चंस में लगभग 18 क्वेश्चंस ग्रामर के रहे हैं, 17 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के और लगभग 10 क्वेश्चंस जो हैं वो वोकैबुलरी के रहे हैं। राइट, पेपर एक ही दिन हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो यानी कि एक ही पेपर है हमारे पास डिस्कस करने को। ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने ग्रामर के सभी 18 टू 20 क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए थे। आज के सेशन में हम वर्ड पावर के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन के सभी 17 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बस यही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे और इसे अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट्स भी देंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले वर्ड में, पहले सेंटेंस में आपको सिनोनिम बताना है। किसका बताना है? इस वर्ड ट्रिवियल का बताना है। सेंटेंस पढ़ लीजिए। वैसे तो ट्रिवियल वर्ड ही बड़ा ही ट्रिवियल है, मतलब सिंपल सा वर्ड है, तो मीनिंग आपको इसका मालूम होगा। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू ट्रिवियल डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। अब अथॉरिटीज जो है, पे हीड टू का मतलब होता है ध्यान देना। राइट, तो अथॉरिटीज ने ध्यान नहीं दिया वर्कर्स के द्वारा जो डिमांड्स की गई थी उन पर। क्यों नहीं ध्यान दिया? बिकॉज डिमांड्स वर ट्रिवियल। अब ट्रिवियल मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, फर्जी, बेकार का, ऑफ नो यूज, एसेंशियल ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो एक तरीके से, और यूजलेस हो, मतलब जिनका कोई सेंस ना हो। हाँ, जिसे आप ट्रिफलिंग भी कह सकते हैं। बेकार का हिंदी में कहते हैं ना फर्जी, तो फिजूल का, तो उसे ट्रिवियल कहा जाता है। ट्रिवियल रीजंस, जैसे किसी ने जॉब छोड़ दी, पूछा गया क्यों? बस ऐसे ही मन नहीं किया, तो ट्रिवियल एक्सक्यूज है या ट्रिवियल रीजन है। क्यों नहीं आया था? ऐसे ही नहीं आया था, ट्रिवियल एक्सक्यूज हो गया। राइट, तो मतलब हैविंग नो सेंस एट ऑल, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको ट्रिवियल कहा जाता है। मेजेस्टिक, मेजेस्टी, ऑल मेजेस्टी बोलते हैं, मतलब शानदार, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड जिसको कह सकते हैं, ग्लोरियस, मेजेस्टिक, ठीक है ना, शानदार, बहुत बढ़िया। कंसीटेड, कंसीटेड ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत अकड़ू टाइप का हो, जो एरोगेंट हो, एरोगेंट हो, स्नॉबिश हो, राइट, राइटियस हो। एक सेक्रोसैंक्ट वर्ड होता है, वो नहीं, एक सैंक्टिमोनियस वर्ड होता है, पाखंडी जिसको कहा जा सकता है। तो जो बहुत दम्भी, अकड़ू टाइप का आदमी होता है उसे हम कंसीटेड बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट इज द आंसर। इडियोटिक मतलब बदतमीज टाइप का हो गया वो, तो है ना, वो बेवकूफ नहीं हुआ, वो बदतमीज है, इडियट। तो ट्रिवियल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सर 8 to 10 क्वेश्चंस ही हैं वो कैप के, विच क्लियरली मींस कि लेक्चर हार्डली 15 to 20 मिनट्स का होगा। तो ढंग से देखिएगा, टाइम ज्यादा लगना ही नहीं है आपका। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। ये 4 ईडियम है। बरी द हैचेट, इसका मतलब है टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, मतलब जो आपके झगड़े हैं ना, उनको खत्म करना। झगड़ा खत्म कर रहा, दिस इज कॉल्ड टू बरी द हैचेट, झगड़ा खत्म करना। हैचेट बेसिकली खंजर को कहता है, और बरी मतलब जमीन में दफन कर देना। तो वो खंजर जो आप हाथ में लिए टहल रहे थे, उसे आपने जमीन में गड्ढा खोदा और दफन कर दिया, मतलब आप कह रहे हैं कि अब मुझे लड़ना नहीं है। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि आप लक्ष्य को पहुंचना तो चाहते हैं, पर आपका जो तरीका है वो गलत है। ये कुत्ते और बिल्ली से आया है। कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है, दौड़ाते दौड़ाते क्या होता है, बिल्ली एक पेड़ पे चढ़ जाती है। वहीं बगल में एक और पेड़ भी होता है। कुत्ते को लगता है बिल्ली चढ़ी है पेड़ 2 पे और वो चढ़ी है पेड़ 1 पे, तो पेड़ 2 के नीचे बैठ करके भौंक रहा है, तो उसको कहाँ कुछ मिलने वाला है?
तो जब आप ना किसी काम को गलत तरीके से कर रहे हैं, जब आपका तरीका जो है रॉन्ग हो, टू बी ऑन रॉन्ग पाथ, आपका जो पैटर्न हो वो ठीक ना हो, जिससे सफलता मिलना मुश्किल हो। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है मन की बात कहना। स्टीम का मतलब क्या होता है? जैसे कुकर में स्टीम बनती है ना, तो वो कुकर के भीतर जो भी होता है धीमे धीमे निकलती है। वैसे ही आपका दिमाग एक कुकर हो गया, और उसमें जो भी बात है वो धीमे धीमे आप बोलिए ना। तो ब्लो ऑफ योर स्टीम का मतलब होता है अपने मन की बात कहना। स्पीक योर माइंड, शेयर वंस थॉट, शेयर वंस थॉट्स, ये हो गया। एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है देर रात तक जगना, स्टे अवेक लेट नाइट। क्योंकि देर रात तक आप जो है ऑयल जला रहे हैं, मतलब आप देर रात तक पढ़ रहे हैं। क्योंकि शाम के बाद जब लोग सोने चलते हैं तो जो लैंप जल रहा होता है उसे बंद कर देते हैं। लेकिन अगर किसी घर में रात के 12 बजे भी लैंप जल रहा है, इसका मतलब है वहां कोई जग रहा है तो पढ़ रहा है। स्टडीज के लिए ज्यादा यूज होता है अगर कोई देर रात तक पढ़ाई कर रहा हो तो। अब पढ़िए। डिफरेंसेस के बावजूद भी, मतलब उनमें भिन्नताएं थी, असहमतियां थी, दोनों पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया क्या? एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड, साथ साथ मिल के काम करेंगे और कुछ ज्यादा फायदा या ज्यादा भलाई के लिए कुछ कर सकेंगे। तो क्या लिखा है ना, मतभेद के बावजूद भी वो एक हो गए। और एक होने के लिए जो फ्रेज है वो क्या है? bury the hatchet. They decided to bury the hatchet. They decided to resolve their disputes, resolve their differences. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए फिल इन द ब्लैंक के लिए। अब ये 4 वर्ड हैं, आप बताइए क्या होगा। द गर्ल वाज टाइट, कोई पर्सन टाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। द गर्ल वॉज गोल्ड, मान लो हाँ कोई बहुत काबिल है तो कह सकते हैं। द गर्ल वॉज बोल्ट, बोल्ट तो नट बोल्ट को कहेंगे। अ टाइप ऑफ मेटल, वो भी नहीं होना चाहिए। एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, अब वो रेन यानी पानी, बारिश, ड्रेंच मतलब होता है भीगा हुआ होना, यानी कि वो लड़की जो है बारिश में भीगी हुई थी। अब जब लड़की बारिश में भीगी हुई है तो वो कोल्ड है। समझ रहे हैं ना, उसको ठंड लगी हुई थी, शी वॉज कोल्ड। इसमें भी आपको बताना है क्या होगा, बताइए। यू यूज एन ओ टू स्टीर अ बोट, स्टीर अ बोट, बोट का मतलब होता है नाव चलाना, मतलब बोट मतलब बोट, और स्टीर का मतलब वो स्टीयरिंग नहीं होता है, स्टीयरिंग आप जानते ही होंगे, नाव चलाना। तो कहा जा रहा है तुम्हें ना एक ओर की जरूरत पड़ती नाव चलाने के लिए। ओर हिंदी में चप्पू को कहते हैं। अब चप्पू तो ठीक है, लेकिन किस चप्पू की, मतलब और की कौन सी स्पेलिंग चप्पू के लिए आएगी? तो ये वाला तो और आएगा नहीं, ये तो अथवा के लिए, ये तो आर हो गया, आएगा नहीं। फिर क्या आएगा सर? ओ ए आर होगा या ओ आर ई होगा? क्या होगा भाई बताइए। ये जो ओर है आप केमिस्ट्री में पढ़ते अयस्क को कहते हैं, मेटल से रिलेट करता है ये भी, राइट। और ये वाला होता है सर चप्पू, ओ ए आर बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म ओर्स होता है। ये वाला तो और जो है वो मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है हमें आपको। तो नाव चलाने के लिए यू नीड एन ओर, जिसकी स्पेलिंग है ओ ए आर। स्पेलिंग में अगर कंफ्यूज होते हो तो बोट की स्पेलिंग में क्या है? बी ओ ए टी, बी ओ ए टी। तो ओ ए यहां भी होना चाहिए, ओ ए यहां भी है, ओ ए यहां भी होना चाहिए। मूविंग ऑन। स्पेलिंग एरर पे आ गए? नहीं, हाँ स्पेलिंग एरर पे आ गए। मुझे लगा स्पॉट दी एरर पे आ गए। बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है? मुझे तो सेंटेंस को रीड करते ही दिख गया। दैट आर बीइंग फेस्ड सही लिखा है, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम सही लिखा, ऑर्डिनरी की स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है, एन ए होता सही लिखा। हाँ हाँ, एम्फेसिस की स्पेलिंग गलत है, एक एस एक्स्ट्रा में आ गया है। द स्पीकर्स एम्फेसिस इज दैट इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स। जो स्पीकर का जोर था वो वर्तमान की समस्याओं पर था। दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया, जो भारत का आम नागरिक फेस कर रहा है। तो एम्फेसिस की जो सही स्पेलिंग है उसमें एक एस ये नहीं आता। शी वैसिलेट्स अ लॉट व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन, वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हिचकिचाती बहुत ज्यादा है। वैसिलेट करने का मतलब होता है
फॉरवर्ड बैकवर्ड होना, हेजिटेट करना बहुत ज्यादा। मुझे बताते हुए खुशी है कि स्पेलिंग एरर का ये जो वर्ड है वैसिलेट, मैं यूट्यूब पर जो शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ उसके एक सेशन में मैं वैसिलेट को पढ़ा भी चुका हूँ। वैसिलेट की सही स्पेलिंग है VACILLATE। याद करने का तरीका है कि पहले आप वैक लिखिए, वकेशन वाला, छुट्टी वाला वैक, फिर ILL लिख दीजिए, बीमार, ठीक, फिर आर्टिकल ए लिख दीजिए, फिर TION लिख दीजिए, बस, ठीक है ना। तो दो बार सी नहीं होगा, यही तो एरर है। वकेशन में कितनी बार सी होता है? एक बार होता है ना, तो वैसिलेशन में भी एक ही बार होगा, वैसिलेट में भी एक ही बार होगा। तो VAC, और इल, बीमार में दो बार एल होता है, तो ILL। अब लेकिन ये गलत है, VACILLA, ये देखिए हो गया ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। देखिएगा इस वीडियो को, अगर ना देखा हो, कहाँ मिलेगा? शॉर्ट वीडियोस में, स्पेलिंग एरर्स में मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया, पढ़ते हैं। शी वॉज नोन फॉर हर इनकोहेरेंस, रैम्बलिंग, आर्टिकुलेशन, मम्बलिंग। एबिलिटी, अब अकल लगाइए, एबिलिटी मतलब योग्यता। सर ना मम्बलिंग एबिलिटी ना रैम्बलिंग एबिलिटी है, और ना इनकोहेरेंस एबिलिटी, IN से उल्टा हो गया। सर इनकोहेरेंस का मतलब होता है बेतुकी बात कर रहे हैं आप। एक होता ना कोहेरेंट, जेन्युइन, रियलिस्टिक, रेलिवेंट। कोहेरेंस है अगर आपकी बातों में, तो आपकी बातों में हाथ पैर हैं, आपकी बातों में तर्क है, रियलिटी है, सुन रहे हैं। और अगर इनकोहेरेंस है तो कोई रेशनैलिटी ही नहीं है सर, कोई बात का वजूद ही नहीं, मतलब बातों का कोई सेंस ही नहीं है, यानी कि चीजें मीनिंगलेस हैं, या उनमें मीनिंगलेसनेस है जिसको कह सकते हैं, हैविंग नो कनेक्शन एट ऑल। और रैम्बलिंग का मतलब होता है जब आप कुछ बोलते समय दाएं बाएं होने लगे, मतलब आप कहीं की बात कहीं लेके चले जाएं, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें, कुछ यहाँ की बात करें, कुछ वहां की। एक होता है ना कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से बात को कहें, और एक होता है आप अनऑर्गेनाइज तरीके से कहीं कुछ भी ऐड करते हुए चलते चले जाएं, रैम्बलिंग होता है। वो घर घर जो ऊबड़ खाबड़ बने होते, कुछ यहाँ बना कुछ वहां बना, तो 2 बीघे में घर बने, कुछ यहाँ फैला कुछ वहां फैला, वो रैम्बलिंग होते हैं। अब मम्बल करने का मतलब फुसफुसाना, इतना धीमे बोलना कि कोई सुन ही ना पाए, जिसको आप विस्पर भी कह सकते हैं, ठीक। मरमर करना जिसको कह सकते हैं। आर्टिकुलेट करना होता है सब बेहतर तरीके से अपनी बात को कहना। लिखा तो है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकता है, एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। फिर चाहे बोलना हो और लिखना हो, दोनों ही काम में वो खुल के या अच्छे तरीके से अपने आप को वो एक्सप्रेस करना जानती है। तो शी कैन आर्टिकुलेट, है ना, ये आर्टिकुलेशन में आता है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कह सकते हैं, जब आप लिख सकते हैं अच्छे से, देन यू कैन आर्टिकुलेट। प्लेस फॉर ग्रेन्स को क्या कहते हैं इन वन वर्ड? एपियरी, डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी स्लीपिंग रूम को कहते हैं, शयन कक्ष जिसको कहते हैं। एपियरी बोलते हैं होम फॉर बीज, हाँ बीज बोलते हैं। हाइव भी कहते हैं, जो मक्खियों का घर होता है उसे HIVE, हाइव भी कहते हैं, और एपियरी भी कहते हैं, राइट, मक्खियों का, मधुमक्खियों का जो घर होता है। ग्रेनरी बोलिए सर, ग्रेनरी को ग्रेन से रिलेट कर लीजिए ना, ग्रेनरी, ग्रेन। आर्काइव तो जहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखे हों, आर्काइव वो जगह होती जहाँ पर पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, और जिनका इस्तेमाल करने पर फिर उन्हें खंगाला जाता है। आर्काइव्स में चीजें मिलती, पुरानी जरूरी चीजें वहां रखी रहती इन आर्काइव्स। तो ग्रेनरी इज द आंसर। बाइट द बुलेट, ये भी एक ईडियम पूछा गया। पिछले वाले क्वेश्चन में 4 ईडियम थे और ये एक मिलकर के 5 हो गए। क्वेश्चंस तो 2 ही आए, लेकिन चूंकि पहले क्वेश्चन में 4 ईडियम्स ही ऑप्शन में थे, तो आप चारों को काउंट करेंगे और ये 5वां ईडियम हो गया। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप किसी कष्ट में हैं, लेकिन आप कष्ट को से रो धो नहीं रहे, आप उसको फेस कर रहे हैं। आप एक एडवर्स सिचुएशन में हैं, लेकिन आप सरेंडर नहीं करें, गिव अप नहीं करें, आप फाइट कर रहे हैं,
ठीक, विषम परिस्थिति में होना और लेकिन डटे रहना, आप आगे बढ़ते रहें, जब कोशिश करते रहें। ये देखिए ना, आपको सेंटेंसेस से बताना है कि क्या होना चाहिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच पेल ऑफ वाटर। जैक और जिल जो है पहाड़ी के ऊपर गए ताकि वो पानी ढूंढ सके। अब ये बाइट द बुलेट है क्या? द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन सनी डे। ये तो सनी डे तो ऐसा नहीं होता कि वो उसे आप यूं कहें कि बहुत तपती धूप हो। सनी डे का मतलब होता है जब सूरज निकला हुआ, बदली ना हो। सनी डे तो जैसे अभी बसंत ऋतु आएगी तो वो सनी डे होगा, अच्छा दिन माना जाएगा वो। तो बच्चे खेल रहे थे पार्क में, भाई बदली होती तो पेरेंट्स ना लेके आते, धूप निकली थी इसीलिए बच्चे आए खेलने के लिए, ये तो पॉजिटिव हो गया। शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ये भी पॉजिटिव है कि शेफ ने बहुत बढ़िया मील बनाया लोगों के लिए, गेस्ट के लिए। डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो हेड विद द सर्जरी। दर्द हो रहा था उसको, पेन हो रहा था, उसके बावजूद भी सारा ने डिसाइड किया कि वो सर्जरी कराएगी। दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बाइट द बुलेट। इट मीन्स टू कंटिन्यू although you are having lot of pain, although you are having lot of problems। तो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी काम को जारी रखना, काम को जारी रखना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप कुछ भी आप समझिए, आप दूसरा ऐसे भी रिलेट कर लीजिए कि मान लीजिए एक डॉग ही है, उसने किसी को पकड़ लिया, बाइट कर रहा है, अब कोई उसको मार रहा है लेकिन फिर भी वो बाइट ही कर रहा है, तो ये सब कुछ है। हालांकि बाइट द बुलेट जो है नेगेटिव फ्रेज में नहीं आता, इसका मतलब है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, गिव इन नहीं कर रहे हैं, आप डटे हुए हैं, भले आप हक हैं। ये आया कहां से? सुनिए, पहले के समय में जब बैटल ग्राउंड्स पे सोल्जर्स को इंजरीज होती थी, तो बाद में जो उनके टेंट्स होते थे वहां उनको ले जाया गया और वहां पर जो मेडिकल स्टाफ हुआ करता था या दूसरे फेलो सोल्जर्स होते थे, वो कोई बंदूक की गोली लग गई तो उसे निकालते थे, उसे निकालते थे। कोई भी इंजरी हो गई है तो उसे, बंदूक की गोली लग गई तो भाई उसे निकाला जाएगा। अभी अब निकालते समय दर्द होगा। अभी क्या है कि एनेस्थेसिया है, तो जिसका सहारा लेकर के किसी को कितना भी दर्द, इवन उसका हाथ भी अगर काटना हो तब भी उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसको एनेस्थेसिया दे दिया गया। पहले क्या होता था कि अगर पता चल गया कि इन्फेक्शन फैल जाएगा तो पैर काटना ही होगा, तो एनेस्थेसिया तो है नहीं, आपको दर्द बहुत ज्यादा होगा। तब क्या करेंगे कि आपके मुंह में या जैसी पोजीशन आप देख रहे हैं ना, बुलेट ऐसे फंसा देंगे। उससे होगा क्या कि तुम्हारे पैर को जब काटा जा रहा होगा तुमको दर्द हो रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन तुम बुलेट को लगातार दम लगा के बाइट कर रहे हो और उस काम को चलने दे रहे होगे। तो वो है कि तुमको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन वो जो काम है वो हो रहा है। बंदूक की गोली जो अंदर चली गई है वो निकाली जा रही, तुमको दर्द हो रहा है लेकिन तुम ऐसे मना कर दोगे या अगर मुंह में कुछ रखा नहीं जाएगा तुम बहुत तेज चिल्लाओगे, तो बहुत तेज चिल्लाओगे तो वो भी तो अच्छा नहीं माना जाएगा। कहते हैं कि तकलीफ हो रही हो तो आप चिल्लाए ना, तभी आप मर्द हैं। तो ऐसे मुंह में बुलेट डाल दी जाती थी, ऐसे फंसा दी जाती थी कि तुम जितना दम हो उससे इसको काटो, और काटोगे ही क्योंकि तुमको पेन हो रहा है, लेकिन तुम उस दूसरे प्रोसेस को जारी भी रहने दोगे। ये है बाइट द बुलेट। लास्ट क्वेश्चन पे अब हम शायद पहुंच गए हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए, होल्ड टू दैट थॉट, होल्ड ऑन दैट थॉट, होल्ड अगेंस्ट दैट थॉट, या होल्ड ऑन टू दैट थॉट। इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। निश्चित रूप से एक दिन ये बहुत बड़ा आइडिया होगा, बहुत फायदे का सौदा होगा। तो अगर कोई चीज बहुत फायदे की होगी तो होल्ड अगेंस्ट क्यों करेंगे? होल्ड अगेंस्ट तो खिलाफ चले जाएंगे। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होता नहीं कि जैसे आपने कुछ मान लीजिए कि शेयर्स ही बाई किए, शेयर्स बाई किए, थोड़े दिन बाद लगा कि यार मैं इन्हें सेल कर दूं क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो आपके फ्रेंड ने कहा नहीं यार होल्ड करो, होल्ड करो, ये 6-7 महीने में इनका शेयर रेट डबल हो जाएगा भाई, रुको, ठहरो, होल्ड करो। तो जब आप रुकते हैं ना, डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब उसी स्टेट में बने रहते हैं, रोकते हैं अपने आप को, तो इसके लिए होल्ड ऑन है। क्या है? होल्ड ऑन है। राइट? ये भी नहीं होता सर, ये भी नहीं होता, होल्ड ऑन है। लेकिन आंसर होल्ड ऑन टू है। तो समझिए, होल्ड ऑन और होल्ड ऑन टू का मीनिंग सेम है, आप गूगल कर लीजिएगा, मीनिंग सेम है। बस क्या है कि अगर आगे कुछ नहीं लिखा है तो होल्ड ऑन है, और आगे चूंकि दैट थॉट लिखा है तो होल्ड ऑन टू दैट थॉट, ऐसे करके लॉजिक है। और ऑन टू को मिला के ऑन टू बना दिया, होल्ड ऑन टू।
जैसे तुम अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हो, मैंने कहा होल्ड ऑन, रुको, तो मैंने बोला तो अब मैं इसी के आगे शेयर्स बोल दूं तो क्या बोलूंगा, होल्ड ऑन टू योर शेयर्स, होल्ड ऑन टू योर शेयर्स। बस ये बात है, चूंकि आगे दैट थॉट आ गया है इसीलिए होल्ड ऑन टू भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सर इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर वर्ड पावर आपके लिए एक चैलेंज है, और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी पूरी की पूरी वोकैब का बैच है मेरा हमारे ही एप्लीकेशन पे, जिसकी टोटल फीस है 499 और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब जब तक आपको इसका बेनिफिट लेना है आप इसका बेनिफिट लीजिए। और लेटेस्ट का कंटेंट है इसमें, और कंटेंट हर सेगमेंट में कितना है ये लिखा है, इससे ज्यादा ही होगा। 499 फीस है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, राइट। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश को, तो फिर ये फीस है, ये बैच है, और वैलिडिटी इसकी भी लाइफ टाइम। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। यू आर वेलकम, आप बिल्कुल आइए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। सेशन कैसा लगा मुझे इसका बताइएगा, कमेंट करके ही जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।